बिहार में निकलने जा रही हैं दो यात्राएं। एक निकाल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और एक निकालने जा रहे हैं पप्पू यादव। तो इन यात्राओं का क्या मकसद है या समझेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने क्या टारगेट सौंपा है ये समझेंगे। साथ ही पप्पू यादव कैसे तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, इसको विस्तार समझेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, शुरुआत करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से। अभी उनको ताज़ा राज्यसभा की कुर्सी भी मिली है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा और एनडीए ने कुछ दिया है तो बदले में कुछ मांगेंगे भी। उसके ही मद्देनजर मुझे लगता है ये यात्रा वो शुरू करने वाले हैं बिहार में। तो बीजेपी ने क्या टारगेट सौंपा है, क्योंकि चुनाव विधानसभा के करीब भी हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए थे, बुरे तरीके से चुनाव हारे जी। और चुनाव हारे ही नहीं, वो तीसरे नंबर पर थे। तो समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरीके से स्थिति काराकाट में हुई, उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा में बुलाया जी। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जो मेरी जानकारी है, मेरे सूत्रों से मिली जो मुझे जानकारी है, उन्हें राज्यसभा भेजने में नीतीश कुमार का हाथ बताया जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फ़ोन किया और सम्राट चौधरी से कहा कि अपने शीर्ष नेताओं से बात करके आप उपेंद्र कुशवाहा को फौरन राज्यसभा के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर करिए। हैरानी की बात तब हुई जब उस समय कोई नोटिफिकेशन चुनाव के लिए नहीं आया था। उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा बीजेपी द्वारा कर दी गई। तो समझ लीजिए बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे नीतीश कुमार, और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के कोटे से राज्यसभा में लेने की बात कर दी गई। वो भी तब जब काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार रहने के बावजूद वो तीसरे नंबर पर पहुंचे। तो समझ लीजिए कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि शाहाबाद का जो इलाका है वहां बीजेपी 4 में से 2 सीटें हार गई। अब आप पूछेंगे कि ये शाहाबाद का इलाका कौन कौन सा है जहां पर बीजेपी 4 में से 2 सीटें हार गई। अरे, आरा से आरके सिंह हार गए, मिनिस्टर थे, बढ़िया काम कर रहे थे, वो हार गए। औरंगाबाद से सुशील सिंह हार गए, तो सुशील सिंह भी 4 बार के जीते हुए एमपी थे। तो अब आप समझिए कि उनको हराया किन्होंने, तो अभय कुशवाहा ने हराया। जहां तक सवाल है, आरा से हार गए आरके सिंह, उनको सुदामा प्रसाद ने हराया। तो कहा यह जा रहा है कि भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर, इन चारों जगहों पर जो एनडीए की हार हुई है, उसकी बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद ने जिस तरीके से कुशवाहा के साथ बॉन्डिंग बनाई, जिस तरीके से गठबंधन बनाया, वो एनडीए के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ। और शाहाबाद में एनडीए 4 में से 2 सीटें हार गई। खुद काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। उसकी वजह यह बताई जाती है कि औरंगाबाद में चूंकि कुशवाहा ने सुशील सिंह के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो इसीलिए काराकाट में ठाकुरों ने उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट नहीं किया, वो पवन सिंह के पक्ष में चले गए। पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उनका जो पावर स्टार वाली जो छवि थी वो लोगों को खूब अट्रैक्ट की, और परिणाम ये हुआ कि राजा राम सिंह कुशवाहा जीत गए, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। माले चुनाव जीत गया, उपेंद्र कुशवाहा हार गए, एनडीए के उम्मीदवार रहते हुए हार गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात जरूर कही कि मुझे हराने में किसकी भूमिका है वो सबको पता है। उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपा, उनसे बात की। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह मैसेज चला गया कि आखिरकार एनडीए के भीतर किस तरीके से खींचतान है। पर एक बात हमको नहीं बोलना चाहिए कि कुशवाहा के आज भी सबसे बड़े नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा देखे जाते हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और बीजेपी फौरन इस बात को समझ गई। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया था, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। अब बीजेपी ने सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस ले लिया। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन वो किसी भी उम्मीदवार को जिता नहीं पाए। मतलब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह बात समझ में आ गई कि अगर विधानसभा चुनाव में बेहतर करना है
और अच्छा करना है और लालू प्रसाद की पार्टी को चुनौती देना है, तो निश्चित तौर पर हमें उपेंद्र कुशवाहा को आगे करना होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को ये मिशन कुशवाहा टास्क सौंपा गया है। आप एक इस तरीके से आप समझ, जी हाँ। और मिशन कुशवाहा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि 5 दिन में वो 5 जिले का दौरा करने जा रहे हैं, और 5 दिन में 5 जिले का दौरा करेंगे। उसमें वो अरवल जिला है, वहां से कुर्था से वो शुरू करेंगे। जगदेव प्रसाद बड़े कुशवाहा के नेता थे, और उनकी शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ये यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो दरअसल जो भी कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते हैं वो जगदेव प्रसाद को ही आइडलाइज करते हैं। उनको शहीद जगदेव प्रसाद कहा जाता है। शहीद जगदेव प्रसाद की बड़ी आप कह लीजिए बहुत सम्मान है कुशवाहा समाज में, अन्य समाजों में भी है, लेकिन कुशवाहा समाज उन्हें आइडलाइज करता है, उन्हें अपना एक तरीके से आप कह लीजिए तो रोल मॉडल मानता है। तो इसलिए यही से यात्रा निकालेंगे उपेंद्र कुशवाहा। 26 सितंबर को वो औरंगाबाद जाएंगे, रोहतास जाएंगे। जान लीजिए औरंगाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। अभी वहां से आरजेडी से अभय कुशवाहा जीते हुए हैं, सुशील सिंह हार गए हैं। और 27 और 28 को रोहतास और भोजपुर में रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा। अब ये भोजपुर का जो इलाका है, ये आरा, छपरा, ये जो सारा इलाका है, वो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये 27-28 को भोजपुर इलाके में रहेंगे, और 29 को सारण में कुशवाहा के बिहार यात्रा का फर्स्ट फेज समाप्त होगा। तो ये 5 दिनों में 5 जिले की यात्रा करेंगे। और ये आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के हाथों मिशन कुशवाहा सौंप करके बीजेपी ये चाहती है कि आपको राज्यसभा का पद दिया गया तो बदले में आप एनडीए को क्या देंगे, ये देखना दिलचस्प है। चूंकि शाहाबाद की अगर हम बात करें तो शाहाबाद में आप देखेंगे कि 2020 में भी एनडीए बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और इसीलिए ये जो 5 जिले हैं इनमें 32 विधानसभा की सीटें, और 32 विधानसभा की सीटों पर 90% विधायक महागठबंधन के। तो अब आप समझिए कि 90% विधायक महागठबंधन के। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में भी नहीं थे, महागठबंधन में भी नहीं थे। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि एनडीए को हराने में इनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब समझिए कि 32 विधानसभा की सीटें हैं इन 5 जिलों में, और ये कुशवाहा डोमिनेटेड एरियाज है। यहाँ कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने में अगर उपेंद्र कुशवाहा कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। इन 32 विधानसभा सीटों में सिर्फ 5 सीट बीजेपी के पास है। अरवल की 2 सीटों पर एक भाकपा माले और एक पर आरजेडी का कब्जा है, और औरंगाबाद की 6 सीटों पर 4 पर आरजेडी और 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं। मतलब औरंगाबाद के 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। अरवल की 2 सीटों में एक पर भाकपा और एक पर आरजेडी, मतलब अरवल भी पूरा महागठबंधन के पास है। भोजपुर की 7 में से 3 पर आरजेडी है, 2 पर कांग्रेस है, और 1 पर भाजपा के विधायक हैं। ये भी बड़ा स्थिति जो है देख लीजिए एनडीए की बड़ी खराब है। और सारण के 10 में से 6 विधायक आरजेडी के हैं, और 3 भाजपा के और 1 भाकपा माले के हैं। तो यहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि शाहाबाद 32 एमएलएज को टारगेट करना और उनको अपने साथ जोड़ना, यहां पर कुशवाहा की मौजूदगी भारी भरकम है। वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली हैं। वो जिसके तरफ चले जाएंगे उसकी जीत निश्चित हो जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को आगे इसीलिए किया गया है। आज भी ये माना जाता है कि कुशवाहा भले ही लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन कुशवाहा के सबसे बड़े नेता अभी भी उपेंद्र कुशवाहा हैं।
ऐसी दलील दी जाती है। जी। अब सवाल है कि बीजेपी ने उनको हारने के बाद भी राज्यसभा का टिकट दिया है, तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि हमने इनको राज्यसभा का टिकट दिया है तो हम अपने पक्ष में कैंपेन कराएं। जी, बिल्कुल। चुनाव कभी भी हो सकता है, मार्च, आप ये जान लीजिए, मई जून के बाद कभी भी हो सकता है। वैसे कल मेरी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अरे नीतीश कुमार सिगरेट के अंतिम कस तक शासन करेंगे। इसका मतलब समझिए, जी। मैं वो वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, सिगरेट के अंतिम कस तक शासन करेंगे। जैसे सिगरेट पीने वाला कोई व्यक्ति अंतिम कस तक सिगरेट का मजा लेता है, उसी तरह नीतीश कुमार शासन के अंतिम समय तक सत्ता का स्वाद चखेंगे, मतलब मजा जल्दी लेंगे। चुनाव की बात भूल तो जाएं। इसलिए जल्दी चुनाव की बात जो है वो फिजा में ऐसे ही तैर रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस तरह की बात मैं आपको बताऊं, बीजेपी के नेता भी कर रहे थे, आरजेडी के नेता भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने पूछा कि अरे भाई, यात्रा पर तो आपके नेता भी निकले हुए हैं। इन दिनों पिछले 8 दिनों से तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, और वो कार्यकर्ता आभार यात्रा कर रहे हैं, हर जिले में घूम रहे हैं। वो भी उत्तर बिहार में घूम रहे हैं, जिले में लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ मीडिया अलाउड नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि कोई टिकट की बात नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि आरजेडी भी यात्रा कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर रहे हैं। उनके पहले फेज की यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। 5 जिलों में ये जो शाहाबाद का इलाका है, वहां कुशवाहा हाईली इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, जिसके तरफ जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। अब सवाल उठता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने को साबित कर पाते हैं कि वो कुशवाहा के असली नेता हैं इस यात्रा के जरिए, तो मुझे लगता है कि केंद्र में उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, वो मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लालू प्रसाद ने एक रणनीति के तहत कुशवाहा और यादव का इक्वेशन बिठाने का कोशिश किया है, और आप देखेंगे कि आरजेडी में ये नारा भी चलने लगा, यादव कुशवाहा भाई भाई। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये पुख्ता सूचना है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में 35 से 40 सीटें कुशवाहा को देगी आरजेडी। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में खूब सीटें कुशवाहा को दिया और कुशवाहा की सीटें जीतने में आरजेडी कामयाब भी रही, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी इस तरह की रणनीति अपना सकती है, और जो नीतीश कुमार का लव कुश कोर वोट बैंक माना जाता था, उसमें कुश को तोड़ करके अपने तरफ खींच सकती है। और एनडीए इसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने की योजना बना रही है। इसलिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी तो हैं ही, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा निकालते हुए बाहर निकल पड़े। बिल्कुल। तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से जो लोकसभा में चूक हुई वो आगे विधानसभा में ना हो, इसलिए मिशन सौंप दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को। एक और मिशन पर जब 29 तारीख को इनकी यात्रा समाप्त होगी उपेंद्र कुशवाहा की, तो 29 तारीख को वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा पप्पू यादव शुरू कर रहे हैं बिहार में। इसके क्या मायने हैं? क्या ये यात्रा कहीं ना कहीं डैमेज करेगी तेजस्वी यादव को? एक फैक्टर ये भी चल रहा है कि क्या ये यात्रा बैकडोर से कांग्रेस ही निकलवा रही है दबाव बनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पप्पू यादव खुद तो निर्दलीय जीते और आरजेडी को हरा भी दे रहे हैं जी। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें भी हरवा दिए। आरजेडी की प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, और लोकसभा चुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी कहीं की नहीं। तो ना तो लोकसभा चुनाव में कहीं की रही बीमा भारती, और ना ही विधानसभा उपचुनाव में कहीं की रही। मतलब उनको 3 नंबर पर धकेल दिया गया। तो एक बात तो बहुत साफ दिखता है कि पप्पू यादव जिस तरीके से चाहते थे कि उनको महागठबंधन का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, और इसके लिए तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव वहाँ 3 दिन रह करके इस तरह कैंपेन करते रहे, और अंत में ये कह दिया तेजस्वी यादव ने कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो एनडीए को दे दीजिएगा, पर अपना वोट खराब मत करिएगा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से पप्पू यादव को तिरस्कार करती है आरजेडी। पप्पू यादव के लिए किस तरह की नाराजगी है तेजस्वी यादव के दिल में, पप्पू यादव पर किस तरीके से अविश्वास करती है आरजेडी।
तो आप समझ लीजिए पप्पू यादव इसका बदला नहीं लेंगे क्या? जी। पप्पू यादव को लग रहा है हम तो पूर्णिया जीत गए। पूर्णिया में 5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। कोसी सीमांचल में मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी है। अगर आप सीमांचल की बात करें तो कई जिले में आपको नजर आएगा कि 50% से ज्यादा या उसके आसपास की आबादी है मुसलमानों की। ऐसे में पप्पू यादव अब सिर्फ पूर्णिया के नेता रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कोसी और सीमांचल के नेता बने। तो वहां पर जो माई समीकरण है तेजस्वी यादव का, उसको तो पप्पू यादव ने ध्वस्त कर दिया, सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में ही। तो पप्पू यादव सोच रहे हैं कि हम कोसी और सीमांचल में तेजस्वी यादव को इस तरह का झटका दें, लालू प्रसाद यादव को इस तरह का झटका दें कि हम अपनी महत्ता साबित कर सकें कि अगर तुम हमें साथ नहीं लोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम कहीं जीत नहीं पाओगे। तो ये पप्पू यादव की एक रणनीति है और इस रणनीति के तहत वो कहते हैं ना, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार वाली बात जो है वो पप्पू यादव कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरी हैसियत क्या है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बता दिया, उन्होंने उपचुनाव में बता दिया, अब भारी संख्या में लोगों को ले जाकर के वो संविधान रैली निकाल रहे हैं। ये कोसी सीमांचल में निकालेंगे और पटना में खत्म करेंगे। पटना में नेताओं के बीच में बताएंगे कि देखो पप्पू की हैसियत क्या है। दरअसल पप्पू यादव राजनीतिक रूप से बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं। उनका अपनी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ उनका दिल कहीं ना कहीं कांग्रेस में रचता और बसता है। उसके लिए सबसे बड़ा हिंड्रेंस कोई है तो लालू प्रसाद है, आरजेडी है। पप्पू यादव इसलिए लगातार दबाव बना रहे हैं कि अगर हमें नहीं लोगे तो तुम्हारा सीमांचल और कोसी में तुम्हें कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि लोकसभा में तुम पूर्णिया हारे, अररिया हारे, कटिहार किसी तरीके से जीत गए, लेकिन बाकी हर जगह हारे, मधेपुरा हारे, सुपौल हारे, हर जगह हारे। तो अगर मुझे साथ नहीं लोगे तो तुम्हारी हार पक्की है। और वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि कोसी और सीमांचल में माई समीकरण तुम्हारा ध्वस्त होने जा रहा है, क्योंकि माई मेरे साथ होगा, मुस्लिम भी मेरे साथ होगा, यादव भी मेरे साथ होगा। इसलिए वो वक्फ संविधान यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक तरीके से अलग स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिसको आरजेडी भी पहचाने और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पहचाने। आरजेडी जो हिंड्रेंस बन रही है, वो आरजेडी कहे कि ठीक है भाई तेजस्वी सीएम बने, पप्पू यादव कहेंगे तेजस्वी सीएम बने। लेकिन कांग्रेस को पप्पू यादव मैसेज दे सके कि मेरे बगैर आप बिहार में मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि मैं कोसी और सीमांचल का इकलौता नेता हूं। और सवाल यह उठता है कि आप अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे लोगों को नेता बना करके आप ये सोच रहे हैं कि बिहार में आप आरजेडी की बी टीम बनी रहे हैं और आरजेडी के सारे राजनीति करते रहें, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने नहीं जा रहा है। और यही मैसेज देने के लिए ये इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। पप्पू यादव ये संवाद कायम करना चाहते हैं, ये मैसेज आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस को भी देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो 2 यात्राएं हैं और 2 मिशन हैं। अब कौन अपने मिशन में कितना कामयाब होगा, उपेंद्र कुशवाहा कितना कुशवाहा वोटर अपने साथ वापस ला पाएंगे, जोड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और पप्पू यादव अपना मिशन यानी कि अपनी जो बार्गेनिंग पावर है, कांग्रेस को मैसेज देना, आरजेडी को मैसेज देना, वो कितना कामयाब होती है भविष्य में देखने को मिलेगा। बाकी जनता की क्या राय है इन 2 यात्राओं पर हमें ज़रूर बताएं, और आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।